US has really messed it up in Afghanistan. What the Taliban are doing or not doing is nothing to do with us. Neither are we some spokespersons for Taliban. Should Pakistan be held responsible for failures of others? No. Over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. हम काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें सारी पार्टियां और अफगान अवाम उसके साथ हों। हमने तालिबान को अमेरिका के साथ बैठाया, हमने उनके मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कराए। The Afghan government said jihadi fighters have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? Can we be held responsible for that? No, we cannot, and we should not. Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी और एक हफ्ते में लगभग 15 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जे ने अफगान हुकूमत के अफगान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और अमरीका के अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग और उन पर खर्च किए जाने वाले फंड्स की हकीकत खोल कर रखती है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है, बल्कि अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीका के किरदार पर भी सवालिया निशान है। क्या अमरीका का 3000 फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजने का फैसला एक और तवील जंग के आगाज का इंदिया है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल पर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, क्या पाकिस्तान को कोई खतरा है? हमारा आज का दूसरा सवाल है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्दमहरी, क्या पाकिस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजर सानी की जरूरत है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, तालिबान का बढ़ता हुआ कंट्रोल, अब इन हालात से पाकिस्तान के लिए क्या खतरा मौजूद है? जी, असल में तो पाकिस्तान के लिए खतरात कम हो रहे हैं, क्योंकि जो खतरा था पाकिस्तान को वो अशरफ गनी से था, अमरुल्लाह साले से था, मुहिबुल्लाह से था, रॉ से था, एनडीएस से था, और ये सब मिलकर पाकिस्तान का खून बहा रहे थे, हमारे लोगों को शहीद कर रहे थे। और उनके जाने के बाद ये खतरा टलेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये सवाल इस लिहाज से मौजू नहीं है कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान को क्या खतरा लाहक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खतरा लाहक है। हमने बाढ़ लगा रखी है, वहाँ से कोई लोग इधर हम उनको आने नहीं दे रहे। जहाँ तक ये बात है कि तालिबान की कामयाबी की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये जहन रखते हैं वो उठ खड़े होंगे, तो ये भी मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं होगा अगर हम अपनी जमहूरियत को सही चलाते रहे। अगर जमहूरियत ने इंसाफ ना दिया लोगों को, अगर जमहूरियत ने लोगों को साफ पीने का पानी ना दिया और इनका माशी इनको अपॉर्चुनिटीज ना दी, फिर प्रॉब्लम होगा, वरना इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तालिबान के आने से हालात के बेहतर होने का इम्कान है। अच्छा जनरल साहब, अमेरिका ने जहां चाहा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, या अमेरिका अब पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है? जी, पहली बात तो ये है कि अमेरिका तो अब भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहा है और चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस्तेमाल होने से मादरत कर ली है और पाकिस्तान ने इस दफ़ा समझदारी का सबूत दिया है। वरना अमेरिका के बस में हो तो वो आज भी पाकिस्तान की फ़ौज को अफगान तालिबान से लड़ाना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बाकी तक तो काफ़ी लोग पहले ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये एक धड़ा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाए तो इस पूरे इलाके में काफ़ी अरसे के लिए अमन ना आ पाएगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी के साथ अमेरिका की ये साजिश नाकाम बना दी है, लेकिन ख़तरा पाकिस्तान को इस तरीके से है कि चूँकि गठजोड़ है हिंदुस्तान का और अमेरिका का, तो अगर अमेरिका ने चाहा या हिंदुस्तान के ईमा पर हो सकता है हिंदुस्तान के थ्रू वो कोई काम हमारे खिलाफ करवाए। ठीक है। उसके लिए सब तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयां तेज कर दी हैं और इतलात ये भी हैं कि तालिबान काबुल से सिर्फ 55 मील दूर हैं। अगर दारुल हुकूमत में तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो अफगान हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा सर?
अफगान हुकूमत का तो सियासी मुस्तकबिल आज भी दीवार पे लिखा हुआ है। असल में अफगान हुकूमत ना कहें, आप अशरफ गनी और उसका टोला कहें, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बाकी ये कि अफगान हुकूमत में और लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ बातचीत हो। अफगान तालिबान सबके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अशरफ गनी के साथ वो इसलिए बातचीत नहीं करेंगे कि वो अमेरिका का पिट्ठू था। अमेरिकियों को उन्होंने, अमेरिका को यहाँ पर उसने मदद फराम की और अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म सितम बपा रखा, बहुत ज़्यादा करप्शन की। और अब जो आप कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, ये अफगान तालिबान की फौजी कार्रवाइयाँ नहीं है, ये सियासी कार्रवाइयाँ हैं। इतनी तेज़ी से कोई भी फोर्स जो है वो इतने बड़े इलाके पर काबिज नहीं हो सकती जब तक कि लोग उसका साथ ना दें। तो ये अभी हमें बात समझ लेनी चाहिए कि अफगानिस्तान में लोगों की अक्सरियत जो है वो अफगान तालिबान के साथ है और उनकी मदद कर रही है। और यही वजह है कि वो इतनी तेज़ी से तमाम इन इलाकों के ऊपर छा रहे हैं। काबिज भी नहीं हो रहे, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बल्कि वो इन इलाकों के ऊपर आ गए हैं, छा रहे हैं। और अल्टीमेटली वो बाकी और फोर्सेस के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के जो बाकी लोग हैं स्वाय अशरफ गनी के, मिलकर एक हुकूमत बनाने के अहल होंगे कुछ देर के बाद। काबुल पर वो हमला नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्हें मालूम है वहाँ पर एम्बेसीज हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। यहाँ पर ये बताइएगा कि अमेरिका और नेटो अफवाज की अफगानिस्तान के मसले पर बेरुखी ने अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर सवालिया निशान तो खड़ा कर दिया है। अब इत्तेहादी अफवाज के 20 साला दौर में अफगानिस्तान को सिर्फ तबाही का सामना करना पड़ा है, तो ये बताइएगा कि आप इत्तेहादी अफवाज के इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखें, ये तो एक कुदरती बात है कि जब बाहर से फौजें आकर काबिज होती हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, तो वो बेरुखी, तो उनको कोई प्यार नहीं होता वहाँ के अवाम से। उनको कोई इस बात की ख्याल नहीं होता कि यहाँ पर कोई तरक्की हो या यहाँ पर लोग तालीम हासिल करें और यहाँ पर लोग अच्छे हालात उनके हो जाएं। अगर ऐसा होता तो 20 साल बहुत वक्त था ये काम करने के लिए। तो यहाँ पर ना तो वो अमन के लिए आए थे, ना वो जमहूरियत के लिए आए थे, ना वो अफगानों में आपस में मिलाने के लिए आए थे, बल्कि इसके बरक्स वो यहाँ पर एक तलातम पैदा करने के लिए आए थे। वो यहाँ पर अफगानों में दरारें डालने आए थे और ये सारा काम करके वो गए हैं। और ये जो लोग तकादा करते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, बड़े भोले हैं। उनको मालूम नहीं है कि उनके अज़ाइम क्या थे। उनके अज़ाइम ये इसलिए थे कि यहाँ पर चीन का असर रसूख ना हो, रूस को रास्ता ना मिले गर्म पानियों तक, सी पैक जो ना परवान ना चढ़े, BRI नाकाम हो, ईरान के जो असासे हैं, जो उनके डेवलपमेंट है, न्यूक्लियर डेवलपमेंट, उस पर नज़र रखें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर नज़र रखें। तो ये काफ़ी सारा काम वो कर भी गए हैं। 20 साल तक उन्होंने ये सब कुछ किया है और चीन को यहाँ नहीं आने दिया है। अब बात उनके बस में नहीं रही। अलबत्ता ये उनकी नीयत कभी भी नहीं थी कि यहाँ पर अमन हो और यहाँ पर लोग खुशहाल हों और यहाँ पर खुशियाँ हों। और ये बात अफगान समझ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने महसूस किया है कि वो अब तालिबान का साथ देंगे। उन्होंने ये भी देख लिया है कि अशरफ गनी से पहले क्यों। यहाँ पर जरा ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के अहम इत्तेहादी पाकिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। अमरीका के इस बर्ताव की वजह क्या है? देखिए जी, अमरीका ने तो उनसे मुशावरत नहीं की जो बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए थे। मैं अशरफ गनी की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अमरीका ने सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि अमेरिका अगर मुशावरत करता पाकिस्तान से या अशरफ गनी से तो शायद वो ये कहते कि आप अभी ना जाएं, आप पहले यहाँ पर हालात ठीक होने दें। लेकिन वो चूंकि ये चाह नहीं रहे थे कि हालात ठीक करके जाएं, लिहाजा उन्होंने अपना देखा कि नफ़ा नुकसान क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना प्लान बनाया और चले गए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देना बंद कर दिया था काफ़ी अर्से पहले से, और इसका उन्हें भी इदराक था, क्योंकि पाकिस्तान ने महसूस कर लिया था कि इस जंग में हम ज़्यादा अपना नुकसान नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा हमें इस जंग की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा वो बार बार आप सबको पता है, और कितने लोग हमारे शहीद हुए। हमने कितनी मुश्किल से जो यहाँ पर अफरियत छोड़ी गई दहशत गर्दी की, जो हमारे ऊपर उन्होंने लोग छोड़े थे, उन पर हमने काबू पाया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान समझ चुका था और अमेरिका को भी अंदाजा हो गया। जनरल साहब, हमारे सामने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अब उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, अब इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। क्या अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत नहीं है? सर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी कर ली है। वरना जब बात हुई थी यहाँ पर या इशारे हुए थे बेसिस के, तो जैसे कहा था कि नहीं हम देंगे, और जैसे अभी कहा है
वज़ीर आज़म ने कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनका भारत है। ये तो हमें पिछले कई सालों से मालूम है कि उन्होंने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। सिर्फ मेरा ख्याल हम कहते हुए शर्माते थे, अब वो शर्म दूर हो गई है। अब हम सरेआम वो बातें कह रहे हैं जो मैं बहुत पहले कहनी चाहिए थी और जो दीवार पर लिखा हुआ था और जो हकीकत थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने अपना पार्टनर चुन लिया है। ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम अपनी सुमत दुरुस्त कर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर हम अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और तालिबान की पेशकदमी भी बढ़ रही है, काबुल से 55 मील दूर रह गए हैं, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप अफगानिस्तान के हालात? देखिए, तालिबान कभी भी अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 20 साल उनकी जद्दोजहद जो थी वो इसी बात के लिए थी कि वो इस निज़ाम को जो अमेरिका का मुसल्लत करता है वो इस निज़ाम को तस्लीम ही नहीं करते और इस निज़ाम में जो लोग काम करते हैं उनको भी तस्लीम नहीं करते। तो अगर इस वक्त वो बातचीत शुरू कर लें तो ये उनका जो स्टांस है 20 साल का उसकी नफी होगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनसे ये दरख्वास्त करना कि वो बात शुरू करें, जबकि वो चंद दिनों में हो सकता है कि काबुल और अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा कर लें, ये बात वैसे जो है वो लॉजिक के खिलाफ है। ऐसी बातें होने वाली नहीं है। अब तो दो रास्ते हैं, या तो ये है कि एक ग्रैंड जरगा, जिसको लोए जरगा कहते हैं, ग्रैंड असम्बली, वो उसका इजलास बुलाया जाए और वो एक ट्रांजिशनल हुकूमत की तश्कील करे जिसको लीड तो तालिबान करें लेकिन बाकी सारे धड़े, बाकी सारे फैक्शंस भी उनमें शामिल हों। और या फिर तालिबान बढ़ते बढ़ते काबुल पे कब्जा करके उसके बाद एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बनाएं जिसमें बाकी भी जितने पॉलिटिकल फैक्शन हैं, पार्टीज हैं या ग्रुप्स हैं, उनको भी शामिल कर लें। अकेले तालिबान अफगानिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकते, न उनको ये एडवाइस दी जाती है कि वो एक एक्सक्लूसिव हुकूमत बना लें। तो यही दो रास्ते रह गए हैं। अब बातचीत का वक्त तकरीबन ख़त्म होने को है। जो 1.5 साल पे मुहित थी उससे कोई नतीजा नहीं निकला और जो स्टांस था कि आप इस हुकूमत को तस्लीम करके इसमें शामिल हो जाएं, अगर ऐसा होना होता तो 10 साल पहले होता, 15 साल पहले होता, 5 साल पहले होता, तालिबान हुकूमत में शामिल हो जाते, उनको 3-4 मिनिस्ट्रियाँ मिल जाती और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये बात जो उनकी जद्दोजहद है उसके खिलाफ है, जो उनका स्टांस है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके खिलाफ है। तो बात वही करनी चाहिए जो कि हकीकत पर मबनी हो, जो कि प्रैग्मेटिक हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो को मुमकिन हो सके। इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि बातचीत के दरवाजे तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिका को सिर्फ इस बात का डर है कि कुर्बानी उन्होंने दी, खर्चा उन्होंने किया, लोग उनके मारे गए, अब चीन आके वहाँ पे एक डोमिनेंट पावर की तरह बैठ जाएगा और उनकी मफादात जो हैं उनको खतरा लायक होगा। यहाँ पे ये बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से अफगान फोर्सेस की तमाम तर ट्रेनिंग और फंड्स खर्च करने के बावजूद क्या वजह है कि अफगान फोर्सेस तालिबान की पेशकदमी को नहीं रोक पा रही? क्या अवाम भी तालिबान के साथ है? वजूहात ये हैं कि एक तो उनमें मोटिवेशन की कमी थी, ट्रेनिंग उनको हासिल थी, इक्विपमेंट भी उनके पास था, असला भी उनके पास था, लेकिन उनमें मोटिवेशन की कमी थी। दूसरी बात ये थी कि वो इस हुकूमत के लिए नहीं लड़ सकते थे जो हुकूमत उनके ख्याल में अमेरिका के साजिशों से, अमेरिका के प्लानिंग से बनी है, वो इस हुकूमत के लिए अपनी जानों को कुर्बान करना नहीं चाहते थे। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सख्त करप्शन है और उस करप्शन ने आर्म्ड फोर्सेस को भी अपने अहाते में ली हुई है। तो वहाँ पे एक तो 60% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ करप्शन है जिसका इम्पैक्ट अफगान आर्म्ड फोर्सेस पर भी पड़ा है। इन हालात में वो इस निज़ाम से खुश नहीं थे जो निज़ाम अमेरिका लेकर आया था। और आखिरी बात यह है कि जब अमेरिका ने ऐलान किया कि अब वो अफगानिस्तान से निकल रहा है तो फिर उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई। वो समझने लगे कि अब तो शायद कोई सहारा नहीं है और ये हुकूमत जल या बदेर ख़त्म होने वाली है।
तो नविश्ता तकदीर उन्होंने नविश्ता। अफगानिस्तान हुकूमत ये दावा करती है कि वो अफगान अवाम की तर्जुमानी करती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेते हैं और दीगर भी कुछ अहम शहरों पर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि अफगान हुकूमत का ये दावा फिर भी दुरुस्त कायम रहेगा कि वो अफगान अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? अफगान हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो दावे करते फिरें, वो तो कोई अमेरिका जाएगा, कोई टर्की जाएगा, कोई उज़्बेकिस्तान जाएगा। अभी खबरें आ रही हैं कि नायब सदर जो है अमरुल्लाह साले वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, आर्मी की चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ कर दिया गया है, वो भी बाहर शायद जाने वाले हैं। तो उस वक्त तो हुकूमत नहीं होगी, फिर तो वो तारीख एक मौरख जो है ये बातें सारी लिखेगा। लेकिन अफगान हुकूमत अगर ये दावा करती है कि वो लोगों की नुमाइंदा है, तो लोगों की अगर नुमाइंदा है तो सारे मुल्क पे उनका कंट्रोल कैसे नहीं है, उनकी रेट क्यों नहीं है, सारे इतने बड़े इलाके पे तालिबान का कंट्रोल फिर कैसे हो गया, और वो फिर कैसे अफगानिस्तान को इतनी पूरली वो मैनेज करती रही कि बाहर से इमदाद आती है और उसके बलबूते पे उनका निज़ाम चलता है। अगर वो इमदाद ख़त्म हो जाए या सस्पेंड हो जाए या वो न पहुंचे तो अफगानिस्तान का सारा जो है मामला वो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। तो ऐसी हुकूमत कोई हक हासिल नहीं है कि वो ये दावा करे कि अफगान अवाम की वो नुमाइंदा है, क्योंकि अगर अवाम की नुमाइंदा होती तो उनके फोर्सेस कैसे सरेंडर करते और कैसे लोग तालिबान का शहरों में। सब जरा अमेरिका के किरदार पर आपसे बात करना चाहेंगे। जो बाइडेन ने पहले ये बयान दिया कि अफगानिस्तान में तमाम तर अब क़याम अमन की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत और फोर्सेस की और अमेरिका को अब 20 साल जंग में नहीं धकेलेंगे, लेकिन आज अब जो बाइडेन ने 3000 फोर्सेस को बेशक अपने सिफारती हमले को निकालने के नाम पर लेकिन अफगानिस्तान में भेजने का फैसला किया। अब ये भी कहते हैं कि अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका चाहता क्या है, क्या वाज़ेह पॉलिसी है? अमेरिकन पॉलिसी वैसिलेटिंग है, वेवरिंग है। जो बाइडेन ने तो हद कर दी, आज एक बात करते हैं कल दूसरी बात करते हैं। आज और कल तक वो 3000 मजीद फौजी इंडक्ट कर लेंगे, तो फिर जो एक साल से जो इनखला का प्रोग्राम जारी था वो इनखला क्यों कर दिया? जब आप दोबारा उसी तादाद में एक साल में उन्होंने 3,500 फौजी निकाले, अब 3000 एक दिन में दोबारा इंडक्ट कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि इससे तो यही नतीजा निकलता है कि उनकी जो पॉलिसी थी वो गलत थी। अब उनको होश आ रहा है कि ये तो हमने जो गलती की, अपने फौज को निकाला और किसी न किसी बहाने अब दोबारा फौज को वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये बहाना उनका यही है कि हम अपनी सफारत की हिफाजत के लिए तो 200 सिपाही भी काफ़ी होते हैं, 400 भी काफ़ी होते हैं। 3000 का अमेरिका और 600 बरतानवी फौज का 2 दिन में वापस आना। इस बात की आखिर में जरा पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से अगर बात करें, पाकिस्तान को अफगानिस्तान सरजमीन भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबूत भी सामने आए हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूट्रलिटी का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है? देखिए, जब तक वहाँ वैक्यूम होगा, कोई मजबूत हुकूमत नहीं होगी जिसकी रेट होगी सारे अफगानिस्तान में, तो ये इल्ज़ामात लगते रहेंगे। अगर तालिबान हुकूमत में आए, उन्होंने एक मजबूत हुकूमत बना ली जिनकी सारी अफगानिस्तान में रेट है, तो पाकिस्तान के खिलाफ फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर दे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है उससे पाकिस्तान जितना मुतासर होगा कोई और मुल्क मुतासर नहीं होगा। जितना फ़ायदा पाकिस्तान को स्टेबिलिटी से होगा किसी और को नहीं होगा, और जितना नुकसान अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से पाकिस्तान को होगा किसी और को नहीं होगा। चुनांचे पाकिस्तान की यही पॉलिसी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में चाहे हुकूमत जो भी बनाए, चाहे वो काबुल पे कब्जा करे, चाहे वो बातचीत से आए, चाहे कोई समझौता हो, चाहे कोई वहाँ पे ग्रैंड जरगा हो, जो भी हुकूमत अमन कायम करे, पाकिस्तान को उस हुकूमत के साथ काम करना होगा। ये बातें कि अगर बज़ोर फोर्स इस्तेमाल करके कोई इख्तिदार में आया तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अफगानिस्तान के अपने मामलात हैं, इनमें हमको दखल नहीं देना चाहिए। हमें तो इंतज़ार करना चाहिए कि जो भी हुकूमत बनेगी अगर वो अमन डिलीवर करती है तो हम हमसाया मुल्क की हैसियत से उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह में हमारे साथ आप मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलात पर आपसे बात करेंगे।
14 अगस्त 1947 से लेकर आज 74 साल गुजरने के बाद ममलकत खुदादादे पाकिस्तान तमाम तर मुश्किलात, सख्तियों और आजमाइशों का कामयाबी से सामना करते हुए एक चट्टान की मानित कुर्राए अर्ज पर मौजूद है। ये सब्ज़ हिलाली परचम जो पूरी आबोताब के साथ फजाए आलम में सरबुलंद है, ये कहानी है इस कौम के 74 साला अज़्मो हिम्मत, वलवले और जज्बा हुब्बुल वतनी की। पाकिस्तानी कौम जिसे हर दौर में मुल्क की तरक्की के नित नए ख्वाब दिखाए गए, आज भी अपनी जमीन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज फिर वक्त है ये सवाल करने का कि हमसे जो वादे किए गए, क्या उन्हें अमली जामा पहनाया गया? नए पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने 3 सालों में क्या नए पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में जिस अहम सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है और सवाल हमारा ये है कि मुल्की मफादात के लिए हुकूमत ने अब तक तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए क्या काम किया? और हमारा अगला सवाल है, आज़ादी के 74 साल, पाकिस्तान ने 74 सालों में क्या खोया, क्या पाया? इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस बुनियादी सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुल्की मफादात के लिए हुकूमत ने क्या अब तक तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाने के लिए क्या काम किए हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब हमने पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की, मिसाल के तौर पे अवामी मुफाद की कई रजिस्ट्रेशंस हो रही थी और उसके अंदर कानून साजी के अंदर हमने इनको कहा कि आप आएँ हमारे साथ, फैटिफ की आप मिसाल ले लें, तो इन्होंने बदले में उधर बजाय इसके कि तामीरी किरदार अदा करें असम्बली के अंदर, इन्होंने बदले के अंदर बारगेन करने की कोशिश की कि ठीक है जी, हम आपके साथ फैटिफ में आ जाते हैं बिल के ऊपर, लेकिन आप जो हैं वो बदले में नैब ऑर्डिनेंस के अंदर 38 में से 34 शिकें आप हमारी मर्जी की कर दें। मतलब मुसालियती ऑर्डिनेंस, मतलब एनआरओ, ये रिकन्सिलिएशन के ऊपर ये चाहते हैं, वो तो इनको मिल नहीं सकता। अगर आप नैब की 38 में से 34 शिकें तब्दील कर देते हैं इनकी मर्जी की, तो इनके सारे करप्शन के केसेस ही ख़त्म हो जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के। तो ये इनकी कोशिश थी जो इमरान खान साहब नहीं मानने को तैयार। ये हर चीज़ के अंदर उसको लेके आते हैं। अब दूसरी मिसाल ले लें, अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स पे। हम इन्हें कहते हैं आएँ वोटिंग मशीन भी देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कौन सा बटन ख़राब है बता दें हमें, क्या करना है, अपनी इनपुट दें, आएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक दिलाएं, आएँ ये रिफॉर्म्स के अंदर आप हमारे साथ बैठें, पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। नहीं जी नहीं। फिर ये कहते हैं कि हमें बदले में एनआरओ मिलेगा तो हम इस पे करेंगे, और अब ये जलसों का दोबारा से प्लान कर रहे हैं। वो इसी तरह जलसों का प्लान है, पहले इन्होंने प्लान किया, जलसे किया, अवाम ने मुस्तरद किए, इन्होंने कहा नहीं दोबारा से शुरू करते हैं, फिर दोबारा से शुरू कर दिए। फिर कहते हैं जी लाहौर फैसला करेगा। 11 पार्टियों ने मिल के मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की कोशिश की, इतने लोग नहीं आए जितने फवाद खग्गा के वलीमे पे आगे पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म में। तो पब्लिक ने मुस्तरद किया, फिर कहते जी हम इस्तीफे देंगे, वो लतीफ़े बन गए, फिर कभी क्या। तो ये एक तो खुद तितर बितर है, इन्हें समझ नहीं है इन्होंने करना क्या। आज भी हम इनको कहते हैं, आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, हम आज भी इन्हें कहते हैं आए पार्लियामेंट में, इंतहाई कौमी मफाद की जो कानून साजी है उसमें आप हमारे साथ बैठे। हम फिर इन्हें बार बार इन्हें ऑफर करते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए इमरान खान साहब से। अच्छा, वो है मसालियती ऑर्डिनेंस। हमने यहाँ पर देखा है कि कौमी इश्यूज पर भी सियासत की जाती है, लेकिन फिर भी मुफाहमत की जो बरतर जिम्मेदारी है वो तो हुकूमत पर आयद होती है। हुकूमत क्यों तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेती? हुकूमत तो लेती है, हुकूमत तो देखें, असल में अपोजिशन का किरदार होता क्या है? अपोजिशन का किरदार होता है कंस्ट्रक्टिव, तामीरी किरदार होता है, तामीरी अपोजिशन होती है कि जहां वो देखें कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जा रही है उसका साथ दें, जहां देखें पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है उसकी तस्हीह करें और पब्लिक इश्यूज़ पे आवाज़ उठाएं। ये होती है अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सारा वक्त अपनी करप्शन के केसेस माफ़ कराने की बात करते हैं, कोई पब्लिक, और ये बार्गेन करना चाहते हैं। इस तरह इसके पहला खिताब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कर रहे थे, इन्होंने शोर शराबा किया कि जो हमें एनआरओ दें, वरना हम शोर शराबा करेंगे। वो दिन और आज का दिन
शोर शराबा सिर्फ अपनी ज़ाती मुफाद की चीज़ों के ऊपर, पब्लिक के मुफाद की चीज़ों के ऊपर आज भी हम इनको ऑफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर हम जा रहे हैं, उसमें आएँ, हमारे साथ बैठें, चेक करें। तो ये इस तरह से अपोजिशन का किरदार होना चाहिए। फैसल जावेद साहब, तहरीक इंसाफ का नारा था बनेगा नया पाकिस्तान, क्या बना नया पाकिस्तान? क्योंकि अगर अवाम की राय की बात करें तो आज भी वो महंगाई, सहूलियत के फुकदान की बात करते हैं। आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए, अब आपने 3 साल में क्या किया अवाम के लिए? 3 साल में वो कुछ कर लिया जो वो 30 साल में नहीं कर सके। 30 साल बामुकाबला 3 साल पहली बार इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, पहली बार 1960s के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया है। 50 साल हो गए पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना, अब 2 डैम्स पे काम शुरू हो गया और 10 सालों में 10 डैम्स बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड बैंक ने 3333 दुनिया के प्रोग्राम उठा के देखा और पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम का नंबर 4था आया है। पाकिस्तान में वो चीज़ हुई जो कि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं कर सकी, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। आज खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी के पास वो किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराएं, किसी भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल से इलाज कराएं, सालाना 10 लाख रुपया इलाज का ख़र्चा हुकूमत देती है। फिर पंजाब की में इस साल के आखिर तक पूरा पंजाब होगा, आज़ाद कश्मीर होने जा रहा है, इस्लामाबाद पूरा कवर होने जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कवर होने जा रहा है, बलोचिस्तान पूरा कवर होने जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस किया। और सिंध वालों को भी हमने कहा है, उधर हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, कि वो भी तो ऐसे ऐसे मेजर्स लिए। बाकी हाउसिंग सेक्टर आपके सामने उठ गया, हमारी इंडस्ट्री उठ गई। कोरोना 3 साल में 1.5 साल कोरोना के थे, 1.5 साल कोरोना के थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का करम रहा कि डूबी हुई इकॉनमी एक तरफ उसको स्टेबल किया और दूसरी तरफ इकॉनमी के अंदर जो ग्रोथ आई है वो फिनोमिनल ग्रोथ आई है 4% के करीब। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जहाँ इकॉनमी बैठ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, वहाँ पर पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम रहा। और अब आते हैं आपके महंगाई जो है, ये पहली हुकूमत है जो रियलाइज़ करती है कि हाँ जी महंगाई है। एहसास पहले तो हुकूमतें कहती थी नहीं महंगाई की तरह, मीडिया वैसे ही कह रहा है। ये पहली हुकूमत है जो मानती है कि महंगाई है, उसके हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें 40% जो हमारी आबादी है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन पे महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनको दे रहे हैं डायरेक्ट सब्सिडी, किचन तक पहुंचा रहे हैं कि वो जाएं किसी भी करियाना परचून स्टोर पे, उनका वो डेटा एंटर होगा, वो जा करके आटा, चीनी, दालें, चावल और घी ये वो सस्ते दामों ख़रीद सकेंगे अपने कार्ड के ऊपर। तो ये करने जा रहे हैं। साथ में ओवरऑल महंगाई पे, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमाल के हैं, अब आहिस्ता एक चीज़ रहेगी और वह महंगाई। 100% एग्री करता हूँ। अब उस पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर बतौर हुक्मरान जमात के अहम कारकुन कोई एक अहद जो आप आवाम से करना चाहें? देखिए, हर 14 अगस्त को हम कहते हैं, हम अहद करते हैं और हमें फिर एवेल्युएट करना चाहिए अगली 14 अगस्त को कि 1 साल गुजर गया, हमने पिछली 14 अगस्त को क्या बात की थी, क्या हम उस वादे पे पूरा उतरे हैं कि नहीं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन एक चीज़ हम सबको मिल के जो करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी इदारे में कोई जॉब कर रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई, सारे मिल के जिस तरह इमरान खान साहब मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ना उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनानी, ना बैरून मुल्क असासे बनाने, ना अपनी उनकी जायदादें बनानी है, कोई कारोबार करना, जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। सब इस कमिटमेंट के साथ सारे लोग मिल के अपना अपना हिस्सा डालें तो इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मुल्क को वो मुल्क हम मिल के बना सकते हैं। फैसल जावेद साहब, इससे पहले भी आपने जरा काफ़ी ज़्यादा कामों की लिस्ट बताई, लेकिन हम चाहेंगे कि हुकूमत के 3 साल दौरे इक़्तिदार में कोई 5 बड़े काम जो आपके ट्रेडमार्क हैं वो बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा बता दें। एक तो नंबर वन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है कि आप किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराएं, सालाना खर्चा 10 लाख हुकूमत देगी फी खानदान। एक तो ये बहुत, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये नहीं हो सका। दूसरा प्रोग्राम जिससे वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में 3333 प्रोग्राम्स देखे और कहा कि ये दुनिया के 4थे नंबर पे प्रोग्राम आया पाकिस्तान का, वो है एहसास प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर, जो असल
मदीने की रियासत की तर्ज पे जो माशरा बनाना है उसकी तरफ सफ़र में ये एक बहुत बड़ा कदम है हुकूमत का। तीसरा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट दिखाई। पाकिस्तान ने पहले मरहले में बना पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क जिसने इंटरनेशनल बॉर्न चैलेंज मीट किया। 3.5 लाख हेक्टर ज़मीन का चैलेंज था कि इस बंजर ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान ने 6 लाख से ज़्यादा हेक्टर्स बंजर ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट करके दिखाया। यूएन के क्लाइमेट गोल्स 10 साल पहले ही डेडलाइन से अचीव किए हैं। 2 अरब से ज़्यादा दरख्त पाकिस्तान में लग चुके हैं और अब पीछे हमने 9 अरब दरख्त और लगाने हैं। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने 1 मिनट के अंदर 50,000 दरख्त लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया है। तो क्लाइमेट चेंज पे तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताता था संजीद। चौथी चीज़, हाउसिंग पे जितना काम इस हुकूमत ने आके किया है, पहली दफ़ा मॉर्टगेज ये था ही नहीं पहले पाकिस्तान में। इसमें पहले 2 साल तो लगे वो कानून अदालत से उधर से होने में, फोरक्लोजर लॉ, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं हाउसिंग सेक्टर में एक फिनोमिनल ग्रोथ आई है। तो उससे जुड़ी 100 सनतें उठ गई हैं। 5वीं चीज़, पाकिस्तान 1960s के बाद पहली दफ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे तीनों सेक्टर्स में कमाल की तरक्की हो रही है। और मैं इस साथ में बताऊं, आप इसकी मिसाल ले सकते हैं फैसलाबाद में कि 50,000 पुरानी लूम्स बहाल हुई, 30,000 नहीं लगी, लेबर शॉर्ट पड़ गई वहाँ पे। तो हर एतबार से इंडस्ट्री के अंदर एक फिनोमिनल ग्रोथ आई है। 1960 के बाद हम ये पहली दफ़ा देख रहे हैं कि पाकिस्तान सनती तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो मजीद भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के हवाले से दीगर भी अहम मेहमानों से कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बैडमिंटन कोर्ट में दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली ओलंपियन माहौर शहजाद। माहौर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो जरा ये बताइएगा कि वो क्या एहसासात थे जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने सब्ज़ लाली परचम को रिप्रेजेंट किया था? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और हर एथलीट की ख्वाहिश होती है सबसे बड़ी लाइफ की कि वो अपने कंट्री को, अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे। और मैंने भी पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया और उसके साथ मैं पाकिस्तान का झंडा उठाऊंगी ओपनिंग सेरेमनी में, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सबकी कभी ना मैंने एशियन गेम्स में उठाया, कॉमनवेल्थ गेम्स में उठाया और एकदम से सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा उठाया, तो बहुत ज़्यादा खुशी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। माहौर, जरा यहाँ पर यह भी बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़वातीन का खेलों के मैदान में आना और फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपका जाना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरे ख्याल से लड़कियां या जो भी लड़कियां, सबको एक ही ज़्यादा सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन अकेडमी नहीं है, तो हमें जो भी कुछ करना पड़ता है वो अपने ओन पे करना पड़ता है, अपने ओन पे कोचेस पकड़ने पड़ते हैं, कोच ढूंढने पड़ते हैं और फिर अपनी ट्रेनिंग्स खुद डिसाइड करनी पड़ती है। तो अगर कोई यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन अकेडमी खुल जाए तो हमारे लिए ईजी होगा कि हमें पता होगा कि कौन सा ट्रेनिंग, कैसे ट्रेनिंग करना है, मतलब कोर ट्रेनिंग में क्या करना है, जिम ट्रेनिंग में और फिर रनिंग में, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इन ज़रा चीज़ों से हमारा गेम का लेवल इंप्रूव हो सकता है। अच्छा माहौर, जरा ये भी बताइएगा कि ओलंपिक्स में डेफिनेटली हम सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म करे। क्या वजह है कि हमारी परफॉर्मेंस उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहती? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं, टैलेंट है हमारे पास, लेकिन उस तरह से हमारे पास स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, फिर कोचेस हैं हमारे पास लेकिन कोचेस भी बहुत कम है। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलें। अगर पब्लिक कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कराची में तो एक नेशनल कोचिंग सेंटर है और फिर एक नाजमाबाद में कोर्ट है। इसके अलावा और कोई सच पब्लिक कोर्ट्स यहाँ पे नहीं है। प्राइवेट क्लब्स हैं, सनसेट क्लब है, ग्रीक क्लब है जहाँ पे मैं खेलती हूँ। तो उस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जनरल पब्लिक के लिए और फिर वो अकेडमीज भी नहीं है।
अच्छा माहौर, आखिर में ज़रा हम आपसे ये चाहेंगे कि वो तमाम पाकिस्तानी बच्चियां जो टैलेंटेड भी हैं और खेलों के मैदान में आना भी चाहती हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको यही दूंगी, एक तो हमारे यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी कोई भी मतलब मुश्किलात आ जाए तो हम लोग बिल्कुल हिम्मत हार देते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मतलब ठीक है, आपकी अगर फैमिली भी आपको रिस्ट्रिक्ट करती है या आपके ऊपर और पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर है, तो ट्राई करें कि उसको कोप अप करें और हिम्मत कभी भी ना हारें, मेहनत करते रहें और ये बिलीव करें कि जब आप मेहनत करेंगे तो उसका सिला अल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो अपनी कोशिशें जारी रखें। अच्छा माहौर, ज़रा ये भी बताइएगा कि आपका अपना ज़ाहिर शौक भी है, टैलेंट भी माशाल्लाह आप में है, ओलंपिक्स के मैदान तक जाने का सफ़र ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फेडरेशन की जानिब से कितनी सपोर्ट आपको मिली, अपनी कितनी ज़्यादा मेहनत आपकी थी? फेडरेशन की तरफ से भरपूर सपोर्ट रही है। जहाँ जहाँ मैंने टूर्नामेंट्स में एंट्री का कहा, वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेरी एंट्री करवाई। और फिर जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज 2019 जीती थी, तो जो हमारे सेक्रेटरी मिस्टर वाजिद अली, उन्होंने 1 लाख कैश प्राइस का अनाउंस किया था मेरे लिए। और उसके बाद कुछ जैसे नेशनल टूर्नामेंट्स से वो मुझे अपने ओन पे भी खेलने पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ बैडमिंटन में स्पॉन्सरशिप्स बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा भी मतलब इंटरनेशनल और फिर हमारी जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहौर शहजाद हमारे साथ आप मौजूद थी। नाज़रीन, आज़ादी का जश्न है, ज़रूर मनाइए, जोश और जज्बे के साथ मनाइए, लेकिन खुदारा कोरोना SOPs का ख्याल रखिए। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग जैसे जानलेवा खेल मत खेलिए। मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस को भी मलूज़े खातिर रखिए। आज़ादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।